Everyone, welcome back to Ansakari. Let's start with today's important articles. Let's start with quote. First is age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it does not matter. मार्क ट्वेन। दिव्या, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसमें बात की जा सकती है कि किस तरह से किसी भी एज में कोई भी काम किया जा सकता है। अगर हम स्टार्टअप की बात करें या फिर पॉलिटिशियन की बात करें या फिर स्टडी की बात करें, तो अलग अलग टाइम फ्रेम में वो चीजों को किया जा सकता है। अलग है कि आपका माइंडसेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीजें होती है। यस, और अभी रिसेंटली अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक पर्सनैलिटी थी, बोपन्ना जी। तो उनमें ये उस वो एग्जाम्पल इस कोट के ऊपर डायरेक्टली फिट हो जाएगा कि उसमें पूरा का पूरा ये बताया कि एज कोई बैरियर नहीं हो सकता किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। सेम आप जिस तरीके से आप सोचोगे उसी हिसाब से आउटपुट मिलेगा, हम ये बोल सकते हैं। तो सिर्फ एज एक नंबर की तरह हो सकता है, लेकिन वो कोई मैटर नहीं बन सकता, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज इट इज बेटर टू wade through a million errors to reach the truth than to entrust oneself to someone who knows not that he knows not. दीदी, वो दिव्या, आप क्या? इसमें हम देख सकते हैं कि जब भी कोई भी चीज की, या फिर हम जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ था, तो 1000 बार बनाने के बाद उन्हें ये पता चला कि किस सही फॉर्मूले से उसको बनाया जा सकता है। जब तक गलतियां नहीं की जाएंगी, हम सही तरह पर या सही रास्ते पर नहीं पहुंच सकते। बजाय अपने आप को बिना पूरे एफर्ट किए या बिना गलती किए उस चीज को छोड़ देने के, ये सोचने के लिए वो हो ही नहीं सकता। यस, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। तो उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है और कौन सी कंट्रीज बिहाइंड द नेशन रही, कौन सी आगे रही है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे पीटी के पर्सपेक्टिव से। तो इंडिया की पोजीशन की अगर बात करें तो 126 पोजीशन है आउट ऑफ 143 कंट्रीज। और ट्रेलिंग बिहाइंड नेशंस का में आता है लिबिया जो कि 66 पे है, इराक जो कि 92 पे है, पैलेस्टीन 103 पे है, यूक्रेन 105 पे है, पाकिस्तान 108 पे है और नाइजर 109 पे है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया की पोजीशन फिर भी बैक से आ रही है, यानी कि पीछे जा रखी है। नेक्स्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग देख सकते हैं हम, 111 है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। इसमें पाकिस्तान 102 पे है, बांग्लादेश 81 पे है, नेपाल 69 पे है, श्रीलंका 60 पे है। तो दिव्या, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि हैप्पीनेस को जो उनके इंडेक्स में जो जो चीज शामिल की जाती है, वो किस रिपोर्ट के ऊपर किया जा सकता है, उसके लिए पैमाने क्या है, फिर वो किस चीज पे मापे जाते हैं। उसी तरह से हंगर इंडेक्स में भी देख सकते हैं कि 4 से 5 पॉइंट्स रखे जाते हैं। अगर उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाता है, जैसे बच्चों के अंदर हाइट और वेट से रिलेटेड है, या फिर 1 से 5 साल तक के बच्चों की जो जीवन शैली है वो किस तरह की है, तो इस तरह से 5 से 6 पॉइंट डिसाइड किए गए हैं। वही जब हम स्टंटिंग की समस्या देखते हैं, तो इंडिया में वो जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि किस तरह से पेरेंट्स की हाइट है, उसी तरह से बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो उस चीज में भी यहाँ अलग अलग तरह की डेफिनेशन में देखने के लिए। और हम इसमें ये देख सकते हैं कि वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन देता है। तो ये पब्लिश किया जाता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा। और वहीं पे अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो वो दिया जाता है वेल्थ हंगर लाइफ है शायद। यस, आई थिंक सो। अवसाद दूर कर सकती है धूल मिट्टी। अवसाद डिप्रेशन जैसी समस्याओं को बोला जाता है। किस तरह से जब हम प्रकृति के बीच में रहते हैं, धूल मिट्टी के स्पर्श में रहते हैं, तो उनसे निकलने वाली विभिन्न प्रकार के कणों के माध्यम से इस प्रकार के माइक्रो के संपर्क में आते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। किस तरह से उस चीज को बढ़ावा देने के लिए
एक तरीका तैयार किया गया है जिसमें यूएस में फॉरेस्ट सर्विस लंबे समय तक पुरातात्विक खुदाई और फॉरेस्ट बीथिंग जैसी परियोजनाओं को चलाया गया है, जिसके माध्यम से जब हम फॉरेस्ट बूथिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब कि थोड़े समय के लिए प्रकृति के बीच में रहना, जिसमें धूल मिट्टी पर जो कण है वो शरीर पर लगे, जैसे ही इस तरह की तकनीक हमें फिनलैंड में देखने के लिए मिलती है, जहाँ एक कार्बन डे केयर सेंटर में फॉरेस्ट फ्लोर तैयार किए गए हैं, जिसके माध्यम से वह कृत्रिम रूप से बनाए गए जंगलों का निर्माण करते हैं और उनके बीच में बच्चों को रखते हैं, ताकि उनकी जो शरीर की प्रतिरक्षक क्षमता प्रणाली है वो मजबूत हो सके, और उनके अंदर जो मिट्टी के महत्व है या फिर जो प्रकृति के महत्व है उसके बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ सके। आचल, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? रोक लेंगे धूप, बारिश देंगे पानी। तो हाल ही में देखा गया था कि दुबई में 75 सालों में पहली बार इतनी अधिक बारिश देखने के लिए मिली है, जिसके कारण वहाँ सभी पूरा तरह से जलमग्न हो गया है। किस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है उनसे निपटने के लिए क्लाइमेट जियो इंजीनियरिंग की तकनीक खोजी जा रही है, जिसके माध्यम से ऐसे तरीका इजाद किया जाएगा जो कि सूरज की किरणों को धरती पे आने से पहले ही उसको रिफ्लेक्ट करके अंतरिक्ष में वापस भेज देगा, जिसकी वजह से जो अधिक गर्मी या फिर अधिक टेम्परेचर पृथ्वी का निरंतर बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। इसके लिए इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें क्लाइमेट इंजीनियरिंग मुख्य रूप से सौर अ, विकिरण प्रबंधन, कार्बन डाइऑक्साइड मैनेजमेंट और क्लाउड सीडिंग में काम करती है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि महासागर की बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा कार्बन को समेटते हैं, कि किस तरह से साल में उत्पन्न होने वाले 20% कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं महासागर। तो उनकी कितनी बड़ी भूमिका है। जब हम देखते हैं कि टेम्परेचर के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका तापमान भी बढ़ता जा रहा है, तो इसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा। प्राकृतिक जंगल बनाए जाएंगे, ताकि जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, किस तरह से प्राकृतिक रूप से जंगल को तैयार किया जाएगा। कार्बन कैप्चरिंग के लिए तकनीक बनाई जाएगी जंगलों में, ताकि अधिक से अधिक कार्बन को कैप्चर किया जा सके। वही जो स्ट्रेटोस्फेरिक एयरोसोल इंजेक्शन का प्रयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से हल्के रंग की छत तैयार हो जाएगी, जो कि पूरी तरह से धूप को अ, जमीन तक, स्तर तक आने में रोकेगी, तथा क्लाउड सीडिंग के माध्यम से वहां पर जिसमें सिल्वर आयोडीन का प्रयोग किया जाता है उसके माध्यम से छिड़काव किया जाएगा, ताकि बारिश हो सके। जी, जियोसोन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जियो इंजीनियरिंग के अलग अलग तरीकों का प्रयोग करके जलवायु परिवर्तन, महासागर और ऊर्जा संतुलन के संतुलन में नियंत्रण करने का तरीका खोजा जा रहा है, कि किस तरह से तापमान को नियंत्रित किया जाए, प्रदूषण को कम किया जाए, और जो टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण जो हमें जलवायु परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है उसको रोका जा सके। तो जब हम देखते हैं कि किस तरह से सुपर कंप्यूटर की मदद से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड इंजेक्ट की जाती है, ताकि अमेरिका के द्वारा ताकि वहां पर होने वाले जो कार्बन है या फिर जो अन्य प्रदूषण के पदार्थ है उनको कम किया जा सके। इसके दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ेंगे यह हमें पता नहीं है, तो इससे संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आगे चलकर भविष्य में यह किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करेगा। इसके भी पर्यावरण के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि जब जियो इंजीनियरिंग की बात करते हैं इसमें ना कोई रेगुलेशन है, ना कोई भी पूर्ण रूप से भी रिसर्च है, ना ही कानून कायदे हैं, तो इसके अनुसार उसका गलत प्रयोग हो सकता है, और किस तरह से वह पर्यावरण पर इफेक्ट करेगी इससे संबंधित समस्याओं पर अभी समझौता होना बाकी है, कि किस तरह से इसको ध्यान में दिया जाएगा। आजकल आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। वी कैन मूव फॉरवर्ड। दिस आर्टिकल वाज इज रिगार्डिंग विद उपनिषद। तो फर्स्टली अगर उपनिषद, अगर दिव्य में आपसे पूछूं तो वो वैदिक में कौन से पार्ट में आएगा, यानी लेटर वैदिक है या फिर उससे पहले है, तो आप क्या बोलोगे? उपनिषद अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि वो वैदिक में आएगा, किस टेक्स्ट का पार्ट होगा? उपनिषद होते हैं सर। क्या? वेद उपनिषद। 6 काउंटिंग में 6 होते हैं ना उपनिषद, वैदिक का पार्ट है शायद। काउंटिंग में पार्ट पूछ रही हूँ, तो फिर ये लेटर वैदिक का पार्ट में आता है ये उपनिषद की अगर बात किया जाए तो। वैसे 6 होते हैं जैसे आप कह रहे हो, और मोर फेमस बताया जाए तो चंदोग्य उपनिषद है। तो इस आर्टिकल में बात हो रही है कि उपनिषद एंशियंट फिलोसफिकल टेक्स्ट है
जो माना जाता है हिंदुइज्म का फाउंडेशन स्टोन, और जिसमें नेचर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, इनसाइड ही जाती है, जिसमें कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट रियलिटी, ये सारे फीचर्स पे देखा जाता है। तो फर्स्टली यहाँ पे बात करें तो साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ पे फोकस किया जाता है, यानी कि साइकिल ऑफ संसारा। और यहाँ पे बोला जाता है कि आत्मन ट्रांसेंड करती है इन सारी साइकिल्स में, जो कि एटर्नल है और इनडिस्ट्रक्टेबल है। और कर्मा पे भी डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से कैसे एग्जिस्टेंस होगी और बाद की क्या लाइफ होगी, ये पूरा फोकस उसी पे करते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। द उपनिषद emphasize that the consequences of karma extend beyond the confines of a single life, influence the soul journey through successive rebirths। दू- इसके बाद अगर बात की तो जर्नी ऑफ सोल के बारे में ये बात करता है, जैसे कि हम संसारा इसमें भी इंक्लूडेड है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन उपनिषद डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रीबर्थ as governed by the law of karma, wherein individuals are born into specific situation that reflects the consequences of their soul transcends। ये हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्टीमेट गोल क्या है, मोक्ष। और अगर हम तो मेनली अगर हम रिसेंटली अब अभी के उससे डील करें तो ईगो, उससे हमें बचना चाहिए। जैसे सिंपैथी की बात करते हैं, उसी की जगह हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए। तो ये सारे आइडियाज भी हम उपनिषद वाले टेक्स्ट से ले सकते हैं। दिव्या, आप इसमें ऐड कर सकते जब साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ की बात की जाती है, इसको हम देख सकते हैं कि किस तरह से बुद्ध धर्म में भी उस चीज को कर्म के माध्यम से तोड़ने की बात की गई, कि जन्म और मृत्यु के चक्र को कर्म के अनुसार ही तोड़ा जा सके ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखा जाता है कि कर्म के ऊपर प्रधानता देखने के लिए मिलती है, कि कर्म जिस तरह के टाइप उस तरह से चक्र के टाइप। देश भर में खतरनाक कचरे का परिवहन आसान नहीं। तो देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से जो खतरनाक कचरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके लिए श्रमिक, पर्यावरण सुरक्षा जैसे कारण बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, जिसमें खतरनाक गैस होती है, फिर जहरीले हानिकारक पदार्थ होते हैं, रासायनिक या फिर संरक्षण रेडियोधर्मिक सामग्रियां उत्पन्न होती है, कि इस तरह के कचरे को किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाए ताकि वह मानव स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। क्योंकि जब हम देखते हैं अमेरिका की बात करते हैं तो 3 अरब पाउंड हर साल खतरनाक सामग्री एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है। कि किस तरह से उसको हम सुरक्षित चक्र के माध्यम से बनाए कि उन्हें ले जाना आसान हो, जिसके लिए रेल, ट्रक परिवहन की सामग्री के साथ जोड़ा जा सकता है, तथा इसके लिए नियम बनाए जा सकते हैं, न्यूनतम समय सीमा बनाई जा सकती है कि किसके अंदर इसका क्या करना है, और आगे उसको किस तरह से अपशिष्ट पदार्थ को अपरिहार करना है। इस तरह की सारी नियमावली पर ध्यान दिया जा सकता है। नगर पालिका और संघीय स्तर पर सरकारी एजेंसियों को जोड़ा जा सकता है ताकि परिवहन नियंत्रण और नियमों की में जटिलता के साथ पूर्ण किया जा सके। हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द सोशल रिफॉर्मर, यानी कि बात हो रही है सोशल रिफॉर्मर बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से एक नाम है ज्योतिराव फुले जी का। तो शी वॉज बोर्न इन महाराष्ट्र से है ये, और इनका बर्थ हुआ है 11 अप्रैल ईयर 1827 में। तो इनका बहुत बड़ा रोल था टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल, स्पेशली तो अगर बात करें कौन सी क्लास में, तो सबाल्टन क्लास में। तो ये सोशल रिफॉर्मर भी है, ऑथर भी रही है, एक्टिविस्ट भी है। 19th सेंचुरी में हम इनके आइडियाज की बात करते हैं, जिन्होंने एजुकेशन के टुवर्ड्स इरेडिकेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ ओप्रेस्ड क्लासेस के बारे में बात की थी। तो इन सारी मैटर्स के रिगार्डिंग इन्होंने ही डील किया था। इनके इनकी वाइफ भी थी सावित्री बाई फुले, उनका भी बहुत बड़ा रोल था रहा, और वुमेन एजुकेशन में इन दोनों ने मिलके बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और सत्य शोधक समाज की जब हम बात करें, यानी कि ट्रूथ सीकर सोसाइटी, तो यहाँ पे ट्रूथ, सत्य शोधक समाज यानी कि सत्य का साथ देना, और शोधक यानी कि
किसी चीज को अपलिफ्ट करने के लिए, यानी कि उनका उसको वाइडर स्केल पे लेके आने के लिए, तो रिफॉर्म मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने ही रिजेक्टेड द सिस्टम ऑफ रिग्रेसिव हायरार्की which engineered divisions and schism among the oppressed Hindus. नेक्स्ट हम इसमें बात कर सकते हैं, he have the strategy to free society from myriad inequalities. Apart from this, हम बात कर सकते हैं कि जो कस्टम्स जुड़े हुए थे उनसे भी उन्होंने बियॉन्ड जाके कोई काम किया, ताकि इनइक्वालिटीज, चाहे फिर वो कास्ट के बेस पे हो, क्लास के बेस पे हो, जेंडर के बेस पे हो, रिलीजन के बेस पे हो, वो इरेडिकेट हो सके। नेक्स्ट इज ही सपोर्टेड कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस एज फॉर हिम। मैरिज इज नॉट, उनका कहना था कि मैरिज इज नॉट अ होली सैक्रामेंट बट अ होली कॉन्ट्रैक्ट। और एडिशनली ही ऑल्सो रिजेक्टेड द प्रीस्टहुड सिस्टम। नेक्स्ट इज एजुकेशन, इन्होंने कंपल्सरी कर दी थी एट द एज ऑफ 12 ईयर्स तक। और विडो ऑर्फेनेज ऑर्फेनेज होम भी बनाया गया था इनके द्वारा विडोज के लिए, कि जो दोज हु आर प्रेग्नेंट। तो हम देख सकते हैं कि कितने, तो अब हम जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूसिव, इक्विटेबल की एजुकेशन की बात कर सकते हैं। रिफॉर्मर्स या एक्टिविस्ट पहले रहे हैं, तो उनके सारे के सारे आइडियाज अभी, कोई भी न्यू चीज इन द सोसाइटी के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए आ रही है, तो उसकी की भी प्रिंसिपल्स का ऐसा हम बोल सकते हैं कि रिमेन इंडिस्पेंसेबल। तो उन्होंने उसको जरूरत के हिसाब से प्रमोट किया और इगैलिटेरियन सोसाइटी के आइडिया को आगे लेके चला, जो आज की जर्नी में भी हम इस पे फोकस कर रहे हैं। दिव्या, यू कैन ऐड अप। भगवान अयप्पर को समर्पित है केरल के संस्था मंदिर। तो सबरीमाला पहाड़ियों की चोटी और पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित है सबरीमाला संस्था मंदिर। तो सबरीमाला संस्था मंदिर भगवान अयप्पर को समर्पित है, केरला में है, और सबरीमाला पहाड़ की चोटी और पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है। जलियांवाला बाग, अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। सो यहाँ पे बात हो रही है पूरा का पूरा जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम इसको पूरे कंप्लीट कवर करेंगे। क्या इसका सिग्निफिकेंस रहा, क्या इसका कारण था, किस वजह से हुआ। तो एग्जैक्टली अगर डेट बोला जाए, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री की डेट्स पता होनी चाहिए, तो हम बात करें तो जलियांवाला बाग मैसेकर इंडेक्स इंसिडेंट जो हुआ था वो अप्रैल 13 1919 में हुआ था। इन विच, जिसमें ब्रिटिश ट्रूप्स ने फायर कर दिया था अनआर्म्ड इंडियंस को। वो सोशो पॉलिटिकल गैदरिंग थी वहां पे, लेकिन उन्होंने उसका फायदा उठा के यहाँ पे फायरिंग करा दी थी, जिससे बहुत सारे लोग मर भी गए थे। तो अगर डाटा देखा जाए, तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट किलिंग अबाउट 1000 चिल्ड्रन, वुमेन एंड मैन, फायरिंग 1650 गन शॉट्स, received strong criticism and gave the Indian freedom movement a clear direction for complete freedom from the foreign rule. तो यहीं से जब ऐसा इंसिडेंट देखा गया, तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट और ज्यादा बढ़ गया, और हम इन रूल से हमें आउट, मतलब बाहर निकलना है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये ऐसा हम बोल सकते हैं कि इस इंसिडेंट ने ये एक इंक्लूसिव करेक्टर लेके आया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, जिसमें बहुत सारी लोग भी मरे थे। तो why it is happened, तो अगर हम बोला जाए कि द टू लोकल लीडर्स कौन कौन से, डॉक्टर टू सम अननोन प्लेस, तो उसके रिगार्डिंग ही की गई थी। और उसी टाइम पे रामनवमी का ये उत्सव था जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, और जिसमें उनका कहना ये था कि यहाँ पे यूनिटी दिखाई दे रही थी, यानी कि हिंदू, सिख और मुस्लिम ड्रैंक वाटर यूजिंग द सेम टम्बलर।
तो उसके उसके रिगार्डिंग ब्रिटिशर्स को लगा कि यहाँ पे, उनको डर लगा कि कहीं ये यूनिटी तो हमें हम पे भारी पड़ सकती है, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने इस तरीके का स्टेप लिया, जो कि इतने सारे लोगों की जान भी चली गई, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे हम वर्ल्ड वॉर बिटवीन, जैसा कि हमें पता है 1914 और 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो ब्रिटिश फोर्सेस वर सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश, सारे जहां से 1857 स्टार्ट हुआ था, जहां पे वहां से जो लड़ रोलेट एक्ट भी सेम ईयर में हुआ था, 1919। तो हम डेट को याद रख सकते हैं, अप्रैल में, यानी कि रोलेट एक्ट पहले हुआ था इन कंपैरिजन टू जलियांवाला। क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं कि इवेंट्स को हमें क्रोनोलॉजी में लगाना होता है। तो रोलेट एक्ट पहले हुआ 21 मार्च 1919, देन जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, ये हम याद रख सकते हैं। रोलेट एक्ट में बात की जाए तो डिटेंशन, यानी कि बिना किसी रीजन के निर्दोष लोगों को अरेस्ट कर करके जेल में डाला जा रहा था। तो ये हम देख सकते हैं कि इसके लिए एजिटेशन भी की गई, तो वही कहीं ना कहीं जलियांवाला बैग मैसेकर में भी, उसमें कहीं ना कहीं उसकी भी हीन भावना थी, उसके कारण भी ये हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उसके लिए स्ट्राइक्स वगैरह भी की गई। दिव्या, आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर और कोई कहे। इसमें ये बोल सकते हैं कि जो रोलेट एक्ट था उसके अगेंस्ट डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और जो सत्यपाल जी थे उनके लिए किया गया था। उसके अलावा जो रामनवमी, ईद और जो बैसाखी है, तीनों एक ही मंथ में थी, तो इसलिए उनको यूनिटी के लिए दिखाया गया था। इसलिए जलियांवाला बाग हुआ था। और जब उसके कमीशन की बात करते हैं कि किस तरह से, उसके लिए हंटर कमीशन को बुलाया गया, अपॉइंट किया गया था कि पूरी रिपोर्ट सर्च करें कि किस तरह से जलियांवाला बाग के अंदर हुआ। उसके अलावा REH जनरल ओ डायर थे, जिनके द्वारा इन सबके ऑर्डर दिए गए थे। नेक्स्ट, मेटल नेम फॉर द आइलैंड इन द मेडिटेरियन सी, कॉपर। एलिमेंट हु इज डिवाइड फ्रॉम द लोअर इन कर्नाटका, ब्रूलियम। तो स्वीडिश विलेज इन फॉर विच फोर एलिमेंट आर नेम्ड, यत्रबी। तो एलिमेंट नेम फॉर बिल्डिंग मटेरियल यूज इन सिटी ऑफ लाइट, लिटेरियम। सिटी ऑफ लाइट आंचल, जैसे बल्ब के अंदर फिलामेंट यूज होता है, टंगस्टन, तो उस तरह से सौरभ घोष ने पेशेवर स्क्वॉश से लिया संन्यास। तो देख सकते हैं कि टेनिस की तरह खेले जाने वाला एक खेल है जिसमें से सौरभ घोषाल ने संन्यास ले लिया। जब रिकॉर्ड की बात करें तो 13 राष्ट्रीय खिताब इनके नाम हैं, जिन्होंने 2 स्वर्ण और राष्ट्रमंडल खेलों में 3 अन्य पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट है। ये कहाँ से बोलना है मुझे ये। मेघदूत,
निर्विरोध जीत चुके लोकसभा का चुनाव। तो सूरत संसदीय क्षेत्र में देखने के लिए मिला था कि भाजपा के सांसद मुकेश अ, दयाल को पिछले 12 साल में निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पहले उम्मीदवार बन गए, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी उम्मीदवार को निर्विरोध उम्मीदवार नहीं जिताया जा सकता, क्योंकि नोटा को एज अ कैंडिडेट आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मतदाताओं के पास जो भी व्यक्ति खड़ा है, उम्मीदवार है, उसके अलावा अन्य ऑप्शन भी मौजूद है। तो इसके तहत नोटा के होते हुए किसी भी व्यक्ति को निर्विरोध नहीं जिताया जा सकता। अगर हम पहले की बात करें तो 1991 में स्वतंत्रता के पहले चुनाव के समय किसी भी से लेकर अब तक बिना किसी चुनाव लड़ाई के संसदीय चुनाव जीतने वालों की संख्या 35 है। जब जब हम बात करते हैं डिम्पल यादव की, जो 2012 में कन्नौज लोकसभा से उप चुनाव निर्विरोध जीती थी। अ, ये कुछ फैक्ट्स है कि आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया, तो एरोनॉटिकल सोसाइटी फॉर इंडियन द्वारा अनंत टेक्नोलॉजी के फाउंडर और सीईओ पाउरी सुब्बाराव को दिया गया है। उन्होंने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उनके जीवन काल के जबरदस्त योगदान के माध्यम से उन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आर्यभट्ट एरोनॉटिकल सोसाइटी या फिर जो टेक्नोलॉजी से संबंधित विषयों पर दिया जाता है। इसके अलावा एक वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ से का कारोबार करने वाली पहली कंपनी रिलायंस बन गई है। तो सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, जो कि 10 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है। वहीं सूरत लोकसभा डी गुकेश के कैंडिडेट जो शतरंज टूर्नामेंट जीते हैं, उनका 17 वर्ष की आयु में जो कि चैंपियन बन गए हैं, विश्वनाथ आनंद जी के बाद वह दूसरे ऐसे भारतीय जो इस प्रकार का टूर्नामेंट जीते हैं। श्रीजा आकुला नंबर 1 महिला टेट खिलाड़ी है। जो श्रीजा आकुला राष्ट्रमंडल खेलों में मिक्स डबल चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, जो कि डबल चैंपियन खेलते हैं, जिनकी अकुला नवीनतम रैंक में करियर की श्रेष्ठ 28वें 38वें स्थान पर आ गई है। वहीं मनिका बत्रा जो कि 39वें स्थान पर आ गई है। अगर हम टेबल टेनिस से संबंधित महिला की बात करते हैं तो श्रीजा अकुला और मनिका बत्रा का नाम कहा जा सकता है, जो कि मिक्स डबल में खेलने वाली है। वहीं गीता सांभरवाल को यूएन की महासचिव गुटेरे ने भारत की गीता को इंडोनेशिया के संयुक्त राष्ट्रीय रेजिडेंस की समन में नियुक्त किया है। वहीं एलिना राय बकीना ने जीता टूट गोट ओपन, जो कजाकिस्तान के एलोरा में खेला जा रहा था, जो यूक्रेन की मार्टिन कोस्टियो को हराकर इन्होंने अपने नाम किया है यह किताब। इंडोनेशिया में प्रोबा सुबियोतो को देश का नव निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया गया है। वहीं उसेन बोल्ट जो कि T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उसेन बोल्ट को जमैका के साथ के माने जाने माने धावक है, यानी कि उन्हें आगामी 1 जून से 29 जून के मध्य वेस्ट इंडीज और अमेरिका के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जापान जो है वो जापान द वर्ल्ड फर्स्ट फिफ्थ लार्जेस्ट एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कवर द सरफेस एरिया स्मॉल देन कैलिफोर्निया बट हैज some of the largest coastline in the world that make marine vegetable a viable method to capture at least a fraction of carbon dioxide it produce, साइंटिस्ट से बेटर इन क्लाइमेट चेंज। तो जापान टुक टू सी ग्रास फॉर कैप्चर कार्बन। इसके अलावा एक कोट है कि नेचर वाइस बनाना एंड ऑरेंज इन पील्स बट इन सम मॉडर्न सुपरमार्केट दे बैग और वाइप अप इन विद प्लास्टिक टू। तो किस तरह से मनुष्य द्वारा प्लास्टिक का बहुत अधिक प्रयोग होता जा रहा है, तो उस तरह से हम देख सकते हैं। चलो आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। कुवैत में रेडियो पर हिंदी का प्रसारण, तो कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से रेडियो पर MF 93.3 और AM 96.3 पर हिंदी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसे भारतीय दूतावास ने कुवैत के सूचना मंत्रालय की सहायता से आरंभ किया है। तो हम कह सकते हैं किस तरह से सॉफ्ट टाइज को बढ़ाया जा रहा है। जब हम कुवैत और भारत की बात करते हैं कि पश्चिम एशिया से राष्ट्रीय संबंध बनाने और मजबूत करने के लिए कहा जा सकता है।
इसके अलावा डाटा खपत में रिलायंस जियो बनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी। तो किस तरह से, जब हम बात करते हैं कि चाइना की एक कंपनी जिसका नाम चाइना टेलीकॉम डाटा है, वह तीसरे स्थान पर है। तो मलेरिया मुक्त, मलेरिया से मुक्त। तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है, जिसके लिए 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके लिए घर घर के भीतर डीडीटी छिड़काव पर केंद्रित था, जिसमें ये था कि आश्चर्यजनक कमी देखने के लिए मिली थी, किस तरह से मलेरिया के मच्छर में कमी आई और उसकी वजह से जो मनुष्य में फैलने वाले रोग है उसमें भी कमी आई। 1958 में ज्यादा महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ किया गया था, जिसके माध्यम से मच्छरों में दवाई को लेकर प्रतिरोध क्षमता जो विकसित होती जा रही है, उसके कारण फिर से बदलाव किया गया था 1967 में, कि किस तरह से रोग उन्मूलन की बजाय नियंत्रण पर फोकस किया जाए। जरूरी है कि किस तरह से इसको नियंत्रित किया जाए और उसके क्योर की जाए। इसके लिए वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुसार मलेरिया उन्मूलन के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम को चलाया गया था, जो कि 2016 से 2030 तक के लिए चलाया गया है। वहीं जब हम पहले फेज की बात करते हैं तो उसमें 2015 से 2022 के बीच में भारत में मलेरिया के करीब 85% मामलों में कमी आई है। इसी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर चुका है कि मलेरिया उन्मूलन परियोजना के तीसरे चरण में, जब 2024 से लेकर 2027 तक सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्य प्रणाली आरंभ की जाएगी, जिसके माध्यम से इनको समाप्त किया जाएगा। किस तरह से देश के अंदर 28 राज्य और अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य रखे गए हैं। इनसे निपटने के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियां अपनाई गई। इसके लिए रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट किट के लिए और उससे अलावा दवाइयों के लिए प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाया गया, ताकि जागरूकता बढ़ाई गई, इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए वैक्सीन का परिणाम किया गया। अभी तक कोई प्रमाणित वैक्सीन नहीं थी, लेकिन अ, इसके बाद 2027 तक मलेरिया मुक्त होने और 2030 तक इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए और शीघ्र ही निदान और उपचार के लिए सर्वोत्तम प्रक्रिया रखी गई है, ताकि जन भागीदारी के माध्यम से जागरूकता के साथ साथ स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रभावी नहीं हो, इस तरह की रोकथाम, पहचान और उपचार की नीति को अपनाकर लागू किया जा सके। इसलिए इस वर्ष में विश्व मलेरिया दिवस की थीम भी रेखांकित की गई है। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जो कि अ, एक सरकारी आवास एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की तरफ से आरंभ की गई। किस तरह से विकसित भारत के संपादन या निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउस फॉर ऑल, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, शहरी परिवहन और ऊर्जा रूपांतरण के माध्यम से जीवन स्तर को बढ़ाया जाएगा, परामर्श और क्षमता निर्माण के लिए आरंभ किया गया है। जब हम हडको की बात करते हैं तो इसको 54 साल व स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ यह एक नवरत्न सीपीएस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर।